जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज टेस्ट 8 की डिस्कशन शामिल है हमारे लेक्चर में। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टेस्ट 8 ना हो? सबके पास है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायरमेंट। अच्छा, क्या क्वेश्चन पढ़ के हमें लग रहा है कि ये केस स्टडी है? तो केस स्टडी का बल्कि हर क्वेश्चन का रूल क्या है? सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में? हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी है और अहम वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव डेटर्स। कह रहा है जो ऊपर 4 डेटर्स है, बताइए ऑडिट टीम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगी हर एक पे। तो हमें पता चल गया कि ये कुछ प्रोसीजर्स हमसे पूछ रहा है। You are the audit manager in a firm of chartered accountants. During the audit of a client for the year ended 31st December 2018, the audit team has prepared the following schedule to summarize the responses from the debtors. Debtor से response आए हैं, उनकी समरी है। कॉलम दिया उसने, पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर आगे डेटर बता रहा है कौन है, फिर डेटर अकाउंट बैलेंस जो हमारे क्लाइंट के मुताबिक टी अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है। बैलेंस कंफर्म्ड बाय डेटर, कंफर्म्ड को अंडरलाइन कीजिए। इस लफ्ज से हमें पता चला कि कंफर्मेशन लेटर का क्वेश्चन है। वैसे तो उसकी इंफॉर्मेशन जो नेचर उसने दी है उससे भी अंदाजा हो जाता है कि डिफरेंसेस बता रहा है, और डिफरेंसेस जो है वो ज़ाहिर है कंफर्मेशन में होते हैं। थर्ड पार्टी का क्लाइंट के साथ जो डिफरेंसेस हमें बताता है। फिर मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, किसकी एक्सप्लेनेशन? थर्ड पार्टी की तो नहीं, कंफर्मिंग पार्टी की तो नहीं, किसकी एक्सप्लेनेशन? मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहला केस डेटर है ए बी, अकाउंट के मुताबिक बैलेंस था 5 लाख, जो डेटर ने कंफर्म किया वो भी किया 5 लाख, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बताइए क्या कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है? बैलेंस एग्री करता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। अच्छा, इससे हमें लग रहा है, उसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि कंफर्मेशन पॉजिटिव भेजी कि नेगेटिव भेजी। इससे हमें लग रहा है कि कौन सी कंफर्मेशन भेजी होगी? पॉजिटिव, वरना शायद वो रिप्लाई करता ही ना। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया। तो पहले वाले केस में कोई फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करना है हमने, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। चलिए क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए इसको इग्नोर कर देंगे या पार्ट 1 लिख के लिखेंगे कि नो एविडेंस, फर्दर एविडेंस रिक्वायर्ड, एविडेंस हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड। सेकंड सीडी, डेटर का बैलेंस है 8 लाख, कंफर्म किया उसने 7 लाख। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट कह रहे कंसाइनमेंट ऑफ 1 लाख वाज शिप्ड ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड रिसीव्ड बाय कस्टमर ऑन 1 जनवरी 2019। 31 दिसंबर को हमने शिप कर दी थी चीजें, उसके पास कब पहुंची? हमने कब शिप की थी, उसके पास कब पहुंची? तो बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है हमने? क्या ये कोई गुड्स इन ट्रांजिट है या मिस स्टेटमेंट है? लग रहा है गुड्स इन ट्रांजिट। क्या हमें कोई फर्दर प्रोसीजर सॉल्यूशन में डिस्कस करने चाहिए या सिर्फ इतना लिख दें कि ये गुड्स इन ट्रांजिट है, हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट नहीं है? फर्दर अब और कोई नहीं बोलेगा। ये मेरे भाई मुझे बताएंगे इस सेकंड वाली सिचुएशन में फर्दर प्रोसीजर क्या होंगे? गुड डिस्पैच नोट को चेक करेंगे। गुड डिस्पैच नोट में क्या चीज देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। गुड डिस्पैच नोट में क्या चीज देखेंगे? अमाउंट नहीं, डेट। डेट देखेंगे। अगर डेट 31 दिसंबर की है फिर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं। अगर डेट 1 जनवरी की है गुड डिस्पैच नोट की, सोच के जवाब दीजिएगा। गुड डिस्पैच नोट की डेट अगर 1 जनवरी है, क्लाइंट ने इसका मतलब है 1 जनवरी को डिस्पैच किया है, तो फिर मिस स्टेटमेंट है। फिर ये 31 दिसंबर को रिकॉर्ड तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो फिर 1 जनवरी को होना चाहिए। कट ऑफ एरर है। फिर ये बात समझ आई?
तो जब कभी टाइमिंग डिफरेंस की बात आए, हमने आगे गुड डिस्पैच नोट, गुड रिसीव्ड नोट की डेट लाजमी देखनी है, जिससे पता चलेगा ट्रांजैक्शन किस वक्त रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, उस पीरियड में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस लिख के, कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट लिख के जान नहीं छुड़ानी, आगे बताना है कि कंफर्म करने के लिए वाकई टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं, हम डेट ऑफ रिसीट देखेंगे या डेट ऑफ डिस्पैच देखेंगे। सेकंड क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले थर्ड, केएल ₹600,000 बैलेंस था, 250,000 उस पार्टी ने कंफर्म किया। अच्छा खासा डिफरेंस, 3.5 लाख का। क्या हुआ? कह रहा है कंसाइनमेंट ऑफ ₹6 लाख वाज शिप्ड ऑन 27 दिसंबर 2018, बट गुड्स अमाउंटिंग टू ₹350,000 वर रिटर्न ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। 350,000 की चीजें कस्टमर ने वापस कर दी थी क्वालिटी इश्यूज की वजह से। अब बताइए, चीजें तो डिस्पैच कर दी हमने, पहुंच भी गई ईयर एंड से पहले, बाद में उसने वापस कर दी। क्रेडिट नोट इशू क्या मतलब? अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा, अब कंप्लीट सेंटेंस में बताए क्या कहना क्या चाह रहे हैं मेरे भाई। क्रेडिट नोट इशू नहीं, जुमला बनाए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? क्रेडिट नोट इशूड से मुझे आपको समझ आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये देखना चाहिए क्रेडिट इशू हुआ है या नहीं हुआ? क्या इसने, हमारे क्लाइंट ने नहीं किया? मुझे कैसे पता चला नहीं किया? नहीं भाई, किया होता तो अमाउंट कम ना हुई होती भाई, अल्लाह के बंदे। क्वेश्चन पेपर है आपके सामने? अच्छा, उसको पढ़ भी ले मेरे भाई। अगर क्रेडिट नोट इशू किया होता तो ये 6 लाख थोड़ी होता, ये तो फिर 2.5 लाख पे आ जाता। तो क्रेडिट नोट इसने इशू नहीं किया। क्या करना चाहिए था? क्यों करना चाहिए था? वो तो ईयर एंड के बाद रिटर्न हो रही है, चीजें रिटर्न हो रही है, मानता हूं मैं, ईयर एंड के बाद रिटर्न हो रही है। हाँ शाबाश, ये तसल्ली हुई है मुझे, ये एडजस्टिंग इवेंट है। डिफेक्टिव इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद रिटर्न होना एडजस्टिंग इवेंट है। मेन कंसेप्ट इसमें यह था, डिफेक्टिव इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद रिटर्न होना एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन इसे एक नहीं 2 एडजस्टमेंट करने चाहिए। हाँ शाबाश, एक सेल्स की रिवर्सल एंट्री पास करनी चाहिए और दूसरा इन्वेंट्री को एनआरवी पे इशू करना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट है, जरा मैं क्वेश्चन को जरा धीरे से आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट कहने लगा सर आपने सही एडजस्टमेंट नहीं बताई। मैं कहा वो कैसे? कहता आपने ये तो कह दिया सेल को रिवर्स करेंगे, डेटर्स को भी तो रिवर्स करना चाहिए। तो भाई सेल रिजर्व होगी तो डबल एंट्री ऑटोमेटिकली डेटर्स भी रिवर्स होंगे और कैश थोड़ी रिवर्स होगा। ठीक है, तो एग्जाम में सिर्फ सेल रिवर्स वाली बात लिखते हैं वो भी ठीक है, एहतियातन अगर आप कहते हैं डेटर की बात वो भी लिख दे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सेल्स और डेटर दोनों रिवर्स हो रहे हैं। क्लियर? इन्वेंट्री रिवर्स होगी, सॉरी इन्वेंट्री एनआरवी पे आएगी। अब यहां से मैं रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक कर रहा हूं, यहां तक लिख दिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जितने को मार्क्स थे। इससे अगली जो डिस्कशन कर रहा हूं वो रिस्क असेसमेंट का टॉपिक के साथ मिला रहा हूं इसको। इन्वेंट्री डिफेक्टिव है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिफेक्ट जो है वो सिर्फ इसी इन्वेंट्री में है कि बाकी की इन्वेंट्री में भी है। क्वेश्चन में जिक्र नहीं कर रहा। डिफेक्ट याद रखें, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग का। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ जो मजदूर होते हैं लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कुछ चीजें टूट फूट जाती हैं। ठीक है, वो टीवी था, एलसीडी बेच रहे थे, लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान में उसकी स्क्रीन को कुछ मसला हुआ, वो डैमेज हो गई, ये इशू भी हो सकता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है कि भाई उसमें कोई ऐसा फॉल्ट ऐसा है वो है बिल्कुल ठीक नहीं लेकिन ऑन ही नहीं हो रही एलसीडी। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी हो सकता है। अगर तो ट्रांसपोर्टेशन का फॉल्ट है फिर भी इन्वेंट्री एनआरवी पे आएगी, फिर भी इन्वेंट्री एनआरवी पे आएगी, लेकिन सिर्फ यही वाली इन्वेंट्री। अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है फिर ये इन्वेंट्री भी एनआरवी पे आएगी, बाकी की इन्वेंट्री भी एनआरवी पे आएगी
और शाबाश, फिक्स एसेट जो हैं जो डिफेक्टिव इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन पे भी इंपेयरमेंट होगी। फिर तो प्रोविजन फॉर वारंटी भी शाबाश होगी कि जो सेल कर चुके हैं वो भी तो लोग आके कहेंगे सर ये खराब माल हमें, आपने इसको रिपेयर करके दे। बिल्कुल ठीक है, प्रोविजन फॉर वारंटी भी होगी। रिस्क के साथ आपको लिंक करवा रहा हूं, लेकिन यहां क्वेश्चन में इतनी डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं थी। यहां हमने सिर्फ इतनी बात करनी थी कि हम रिवर्स करवाएंगे सेल्स को और डेटर को और इन्वेंट्री को एनआरवी पे लिखेंगे, बस कहानी खत्म। आगे सिर्फ आपका कंसर्ट बनाने के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए एग्जांपल दी। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट चले, फोर्थ। कह रहा है डेटर वाइजेड, बैलेंस 4 लाख, बैलेंस कंफर्म बाय डेटर, नो रिप्लाई रिसीव्ड। क्या करें? अगर ये क्वेश्चन में चूंकि क्लियरली मेंशन नहीं है इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी डिस्कस कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का ख्याल है नहीं सर वो पहले वाला डेटर को सामने रखे, हमें लग रहा है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड की है, वो सिर्फ पॉजिटिव को भी डिस्कस कर दे, दोनों ठीक है। ठीक है, नेगेटिव है तो फर्दर कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना, पॉजिटिव है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। और ये मेरे भाई मुझे बताएंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है। अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर ले मंथली, शाबाश। और कैश रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट नोट की कॉपी वगैरह चेक कर ले। हाँ, कैश नॉट रिसीव्ड तो एक्सप्लेनेशन ले, और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करनी है ना, जैसे गुड रिसीट नोट, जैसे परचेज ऑर्डर वगैरह। ऐसे है? नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ जी, गुड डिस्पैच नोट चेक करना है। ये डेटर का केस है, क्रेडिटर का केस नहीं है। एग्जाम में ध्यान से देखना है, नॉर्मली डेटर का पूछता है, कभी कभी घुमाने के लिए क्रेडिटर भी पूछ लेता है। वहां पे अगर आपने लिख दिया कैश रिसीव्ड आफ्टर द ईयर एंड, हालांकि कंसेप्ट आता है 0 नंबर, और भाई क्रेडिटर से कौन सा कैश रिसीव होता है? तो एग्जाम में ध्यान से देखना है कंफर्मेशन पॉजिटिव के नेगेटिव और डेटर्स को के क्रेडिटर्स को। ये बात पहले बताई हुई है ना, फिर बता रहा हूं, शायद भूल गई हो जी। क्वेश्चन वन क्लियर? किसी का कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए जी मेरे भाई। सोल्यूशन में इसका आंसर पता नहीं कैसे है, वो कॉपी पेस्ट करते हुए कोई एरर हो गया होगा शायद। नहीं, सोल्यूशन सही तो लिखा हुआ है, नहीं कॉपी पेस्ट भी नहीं, क्योंकि मसला नहीं है। अच्छा, 0.3 2 दफा हो गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो जो दूसरी दफा नीचे है ना वो गलती से हो गया ना, उसको कैंसिल कर दें। शाबाश, सही कह रहे थे आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। ए भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, इजाजत है आपकी? चले। 2 में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि केस स्टडी है, तो पहले रिक्वायरमेंट ना पढ़ लें, ताकि रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम केस को पढ़ें तो हमारा माइंड फिल्ट्रेशन करता रहे कौन सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कौन सी नहीं। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं एनालाइज द एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड एंड डिस्क्राइब एनी फर्दर प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। एविडेंस जो ऑब्टेन किया है उसको एनालाइज करें और फर्दर प्रोसीजर बताइए कोई परफॉर्म करना है कि नहीं करना। अब जिससे सिचुएशन पहले समझा दूंगा आपको, फिर जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ज़हनी तौर पे तैयार रहे सारे, खास तौर पे जो एंड में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, खास तौर पे जो कॉर्नर में भाई परेशान है, सर को पकड़ के बैठे हैं ऐसे। जी भाई कह रहे यू आर अबाउट टू कमेंस द ऑडिट ऑफ डेल्टा लिमिटेड। द क्लाइंट ईयर एंड December 31 वाज सेलेक्टेड एज द सर्कुलेशन डेट। ईयर एंड पे कंफर्मेशन सेंड कर रहे हैं। तो भाई मुझे ये बताइए, आप कंफर्मेशन हमेशा ईयर एंड पे ही सेंड करते हैं? इंटरिम डेट पे भी करते हैं? इंटरिम डेट पे अगर करते हैं, ये भाई जो उनको आर्गुमेंट, ओ भैया क्या मसला है बताइए। इंटरिम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो फाइनल ऑडिट पे एडिशनल प्रोसीजर क्या होंगे? उसके बाद जो सेल्स करेंगे उसको चेक करेंगे। ऐसे कि ऐसे लिखना चाहिए, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवॉइसेस ड्यूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये बेहतर है कि सेल चेक कर लेंगे उसके बाद जो ही है।
ये ऐसे ना करें, थोड़ा आप पढ़ लें, थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करें ना। बात वही है, कंसेप्ट में फर्क नहीं है, वही कंसेप्ट इनका वही मेरा, लेकिन अल्फाज थोड़े से पता चले। 2-4 दफा आपने क्वेश्चन को करके सोल्यूशन पढ़े हुए हैं, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हुए हैं, और क्या करेंगे मेरे भाई? और कुछ नहीं करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म, कंपैरिजन करना है कि नहीं? इंटरिम डेट के बैलेंस को फाइनल डेट के बैलेंस से कंपेयर करना है कि नहीं? तो बताए ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं कि नहीं इंटरिम पीरियड में? टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो बताए ना। और अगर जरूरत महसूस हो तो दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं कि नहीं? तो बताए ना भाई। रट्टे वाले क्वेश्चन याद, केस स्टडी का हमने करने। चलिए, कंफर्मेशन रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। कह रहा है कंफर्मेशन रिजल्ट ये है, क्या है? पहला, 8 पॉजिटिव कंफर्मेशन रिटर्न इंडिकेटिंग फुल एग्रीमेंट। 8 कंफर्मेशन आई, फुल एग्रीमेंट था, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट अटेम्प्ट्स मिल गया, नो फर्दर प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। क्लियर है? चले, एक मैंने आपको बता दिया, अब आइंदा आप बताएंगे। हाँ, मुश्किल वाला जाहिर है भाई। 1 positive confirmation returned indicating the balance was correct, but this is the outstanding balance as at November 30, 2002, not December 31, 2002। जो आप आया, सर आपका बैलेंस ठीक है लेकिन ये 30 नवंबर को है, ठीक 31 दिसंबर का बैलेंस नहीं है। इनडायरेक्टली हमें क्या कह रहा है कि डिसएग्रीमेंट है। इसका मतलब है हमारे क्लाइंट ने जिसका ऑडिट करना है उसने दिसंबर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की, दिसंबर को कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, वो क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की। कैसे पता चला दिसंबर में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुई है? वो कह रहा है कि भाई दिसंबर का बैलेंस फर्क है, तो क्लाइंट से कहेंगे भाई रिकंसिलिएशन बनाओ, फर्क किस चीज का है, और जरूरत पड़ी तो उस पार्टी से कॉन्टेक्ट करके ट्रांजैक्शन पूछ लेंगे, कंफर्मिंग पार्टी से कि दिसंबर में ट्रांजैक्शन क्या थी। क्लियर हो गया? हाँ, जो मिसक्लासिफिकेशन वगैरह है तो वो क्लाइंट हमें बता देगा, फिर रिकंसिलिएशन इसलिए बनवा रहे हैं। तो ये डिसएग्रीमेंट का केस था, समझ आ गई? डिसएग्रीमेंट क्वेश्चन की वर्डिंग उसने ऐसी बनाई कि आपको ये कहना चाह रहा था कि ये एग्रीमेंट हुआ हुआ है, लेकिन असल में ये एग्रीमेंट नहीं है, क्या है? डिसएग्रीमेंट। थर्ड, 1 पॉजिटिव कंफर्मेशन रिटर्न स्टेटिंग द बैलेंस वाज करेक्ट but should also reflect a credit memo issued on January 5, 2003 in respect of goods returned on December 29, 2002। कह रहा भैया ये बैलेंस आपका है तो ठीक, लेकिन हमने 29 दिसंबर को चीजें वापस कर ली थी, जिसका क्रेडिट मेमो इशू किया गया 5 जनवरी को, उसको तो जरा एडजस्ट ही नहीं किया, शो ही नहीं किया आपने जी। गुड्स इन ट्रांजिट है ये, गुड्स कंफर्मिंग पार्ट, डेटर ने रिटर्न की हमारे क्लाइंट को, डेटर ने एंट्री डाल ली, उसने 29 दिसंबर को रिटर्न की, हमारे क्लाइंट ने कब की एंट्री? 5 जनवरी को। टाइमिंग डिफरेंस है। क्या कोई चीज देखनी है हमसे जिससे कंफर्म हो जाए टाइमिंग डिफरेंस है कि मिस स्टेटमेंट? नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट कह के खत्म कर देंगे। हाँ जी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स देखनी चाहिए। जब कभी गुड्स इन ट्रांजिट हो, हमने सिर्फ ये लिख के खत्म नहीं कर देना गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट है, उसकी रिसीविंग की डेट तो देखनी चाहिए ना, या शिपमेंट की डेट देखनी चाहिए, जिससे कंफर्म होता है कि वाकई गुड्स इन ट्रांजिट है या मिस स्टेटमेंट है। हम देखेंगे कि ये चीजें हमारे क्लाइंट ने कब रिसीव की। क्या डेटर ने तो 29 दिसंबर को भेज दी, क्या क्लाइंट ने 31 दिसंबर तक रिसीव की कि नहीं की? अगर क्लाइंट ने 31 दिसंबर तक ये चीजें रिसीव कर ली हैं, बताइए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? कुछ नहीं पता। मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि इस सूरत में उसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए जो उसने नहीं की हुई, डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। और अगर गुड रिसीव हुई ईयर एंड के बाद, अगर ईयर एंड के बाद हुई गुड्स रिटर्न, तो फिर इसके एडजस्टमेंट नहीं हो, फिर ये टाइमिंग डिफरेंस ही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, उसमें चीजें रिटर्न हो रही थी, हमने कहा एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, इसमें कह रहे हैं कि एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। क्यों?
वो डिफेक्टिव थे। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न होना काउंटिंग में पढ़ा ना ये कंसेप्ट, ये नहीं पढ़ा? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न हो वो एडजस्टिंग इवेंट है, नॉर्मल सेल्स रिटर्न एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ये काउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं आपने? नहीं, FR1 FR2 का मेरा हाल है कंसेप्ट है ये, वो भी एग्जाम्प्ट है। चले भाई, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो समझ आ रही है ना? चले नहीं भी बड़ी काउंटिंग में लिख लीजिए इसको कि डिफेक्टिव इन्वेंटरी का रिटर्न होना एडजस्टिंग इवेंट है। नॉर्मल इन्वेंटरी से नहीं बताया हुआ, 3 में नहीं बताया हुआ डिफेक्टिव है, 1 के थर्ड में बताया था कि डिफेक्टिव है, 2 के थर्ड में नहीं बताया डिफेक्टिव है, इसलिए 2 का थर्ड जो है ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। 4, 1 positive confirmation returned stating the company uses an open invoice system and is unable to respond। एक पॉजिटिव कंफर्मेशन है जिसमें लिखा था कंपनी ओपन इनवॉइस सिस्टम यूज करती है इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। हमें नहीं पता ओपन इनवॉइस सिस्टम क्या होता है, अब बस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि कंपनी इज अनएबल टू रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ये बाजुकात कुछ कंपनी का, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं आपको। कुछ कंपनी का सिस्टम होता है कि बैक डेट का बैलेंस कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे आप बैंक से पूछे कि सर ये 30 नवंबर को मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना था, वो बता देंगे कि नहीं? वो बता देंगे। उनका सिस्टम ऐसा है कि बैक डेट का बैलेंस आ रहा होता है। लेकिन अगर मोबाइल कंपनी वालों को फोन करके कहें सर मुझे बताइए मेरी सिम में 30 नवंबर को बैलेंस था कि नहीं था, या आपसे अगर मैं पूछूं 30 नवंबर पे बैलेंस, आप नहीं, एज ऑन का बैलेंस तो आप बता सकते हैं मोबाइल में कितना पड़ा हुआ है, बैक डेट का बैलेंस नहीं बता। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल कंपनी वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं वो डिफरेंट है, जो बैंक वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं वो डिफरेंट है। नहीं, मोबाइल कंपनी वाले मोबाइल से पता चल जाता है कि आपका बैलेंस कितना बैक डेट पे? नहीं पता भाई, एज ऑन का चलता है। वो जो अगर वो आपका पोस्ट पेड हो, वो बिल आता है उसमें वो सिस्टम यूज होता है, प्रीपेड में तो नहीं होता। तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे होते हैं जिससे बैक बैलेंसेस, बैक डेट के बैलेंसेस नहीं पता चलते। तो बहरहाल वो कह रहे हैं हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्या करें? डिसएग्रीमेंट है, ये नॉन रिस्पॉन्स का केस है, क्या करेंगे? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। 5th, 1 positive confirmation responding that amount shown is incorrect because it does not reflect the 2% cash discount taken on January 3, 2003। कह भाई ये गलत है बैलेंस। क्यों गलत है? इसमें 3 जनवरी वाला तो कैश डिस्काउंट जो है उसका अमाउंट आ ही नहीं रही। ये कैश डिस्काउंट, मेरे भाई कॉर्नर में बैठे हैं, कैश डिस्काउंट कब होता है? जब सेल की जाती है या जब पेमेंट सेटलमेंट होती है? पेमेंट होती है तब कैश डिस्काउंट होता है ना। अच्छा, सेल होना और पेमेंट होना एक ही ट्रांजैक्शन है कि अलग-अलग ट्रांजैक्शन है? अलग। एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये रेंट के बाद पेमेंट हुई है तो एडजस्टिंग इवेंट है। क्या डेटर क्रेडिटर्स की ये रेंट के बाद जो कैश एडजस्टिंग इवेंट होता है? वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। ये रेंट के बाद डेटर ने कैश पे किया और उसे कैश डिस्काउंट मिला, एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? ये तो अगले साल ही की ट्रांजैक्शन है, इस साल की तो नहीं है ना। ठीक है, तो क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए? क्या वाकई बैलेंस गलत है? नहीं, बैलेंस ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बैलेंस एग्री करता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट 6, 1 positive and 3 negative confirmations returned by the post office marked no such address। पोस्ट ऑफिस से लेटर वापस होने का, भाई इस एड्रेस पे कोई बंदा ही नहीं है। 2 ऑप्शंस, 2 व्यूज हैं यहां पे, एक सॉफ्ट व्यू है एक हार्ड व्यू है। सॉफ्ट व्यू क्या है? कि हो सकता है एड्रेस गलत हो तो एड्रेस को ठीक करके चेक करके दोबारा भेज दें। हार्ड व्यू क्या है? कि कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फेक कस्टमर है, इसको रिवर्स कर दे प्लस अपना रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज कर दे। फेक ट्रांजैक्शन ना, इसको रिवर्स कर दें
रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज करना। ये बात समझ आती है जी? नहीं नहीं, नॉन रिस्पॉन्स तो तब होता जब उस तक पहुंच जाता और फिर वो रिप्लाई ना करता। ये तो हमें पता, उन्होंने कहा भाई इधर इस नाम का बंदा ही कोई नहीं रहता। नहीं, गुड डिस्पैच नोट देख सकते हैं क्लाइंट, लेकिन वो इंटरनल एविडेंस है। इंटरनल एविडेंस मोर रिलायबल होगा कि एक्सटर्नल। आपको एक्सटर्नल एविडेंस से पता चल रहा है भाई इधर बंदा ही नहीं। आप कहेंगे सर ठीक है सेल तो की है, बताइए की किसको, इधर तो इस नाम का बंदा ही नहीं रहता। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा मेरे भाई। हाँ, जब कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती पहुंच गया कि नहीं आया, लेकिन अगर ना पहुंचा हो तो लेटर वापस आ जाता है। कभी आपने लेटर सेंड किया हो तो आपको अंदाजा होगा। नहीं नहीं, वो लेटर लिखे ना किसी को आई कैब को, और अगर वहां पे डिलीवर ना हो तो वो वापस आपके एड्रेस पे आ जाता है। ये पोस्ट ऑफिस का असूल है, दुनिया की हर कंट्री में इसी तरह होता है। अगर आपने लेटर सेंड किया है और वहां तक नहीं पहुंच सका तो वापस, जैसे हॉटमेल के चले, हॉटमेल के ईमेल सेंड करते हैं ना, आपको पता नहीं चलता अगले बंदे को रिसीव हो गई कि नहीं, लेकिन अगर डिलीवर ना हो सके तब आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये कोई एड्रेस नहीं है, गलत एड्रेस दिया आपने। ठीक है, वो मैसेज आ जाता होता है। तो वो ज्यादा स्वेयर है जी। नेक्स्ट है हमारा 7, one positive confirmation returned stating that the balance was correct but the company refuses to pay because of defective product quality। अच्छा, अब यहां पे उसने ये नहीं कहा कि उसने चीजें वापस कर दी, उसने चीजें रख ली लेकिन कह रहा भाई चीजें सही थी नहीं, हमने कलर टीवी मंगवाया था, आपने जो है ब्लैक एंड व्हाइट भेज दिया, या कुछ जो कोई मसला होगा, चीजें उसी डेटर के पास है, लेकिन कह रहे हम पैसे नहीं देंगे, आपकी चीजें घटिया क्वालिटी के थे। बताइए कोई इशू है? इन्वेंट्री में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास आई नहीं। किसकी परवियर? बैड डेट की। शाबाश। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, करस्पॉन्डेंस देखेंगे उनके, और एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजन एग्री करेंगे। इन्वेंट्री लेकिन हमारे पास आई नहीं ना। इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में नहीं कह रहा कि कस्टमर ने हमें भेजी, इन्वेंट्री उसने अपने पास ही रखी हुई है। हाँ, मैनेजमेंट से इन्वेंट्री के बारे में रिक्वायर कर सकते हैं कि डिफेक्ट किस किस्म का था, क्या रिमेनिंग इन्वेंट्री में है कि नहीं। वो आपका एक एडिशनल पॉइंट है। ठीक है, वो एक एडिशनल पॉइंट है, उसकी तरफ जा सकते हैं आप, क्योंकि इंडिकेशन हमें मिली है क्लाइंट की इन्वेंट्री डिफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन मार्क्स के लिहाज से सिर्फ इतनी डिस्कशन प्रोविजन फॉर बैड डेट की काफी है, इन्वेंट्री की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा इन्वेंट्री से वापस भेज दी। अगर वो कहता ना इन्वेंट्री वापस भेज दी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में था कि इन्वेंट्री वापस भेज दी, फिर हम लाजमी कहते हैं डिफेक्टिव इन्वेंट्री है, इसको एनआरवी पे स्टेट करो। लेकिन यहां पे मेरे ख्याल, मेरे ओपिनियन के मुताबिक डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाला पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजन फॉर बैड डेट लाजमी लिखना है। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री लिखे या ना लिखे, वो आपका दिल कर रहा है तो लिख दे, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला पॉइंट लाजमी लिखना है। इससे एग्री करते हैं ना? तो भाई कह रहे हैं नहीं सर इस पे प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला पॉइंट नहीं लिखूंगा मैं, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री वाला पॉइंट जरूर लिखूंगा। चल भाई इन्वेंट्री वाला लिख दो, इन्वेंट्री पे मैंने नहीं रोका, प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ नहीं, क्यों आएगा बताओ, क्यों आएगा? क्वेश्चन में किस लफ्ज से लगा कि हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला पॉइंट आएगा? वो लफ्ज को अंडरलाइन करे। हाँ, कंपनी रिफ्यूजेस टू पे। ठीक है जी, जी प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट। One positive confirmation not returned even after 2 follow-up requests। ये भाई जो हंस हंस के बातें कर रहे हैं साथ, ये फॉलोअप रिक्वेस्ट क्या होती है? हाँ, अगर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करना, ये है फॉलोअप रिक्वेस्ट। फॉलोअप एक्शन क्या होता है? ये तो फॉलोअप रिक्वेस्ट है ना, फॉलोअप एक्शन क्या होता है? हाँ, कोई इशू सामने आए
तो हमने उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये फॉलो अप प्रोसीजर होते हैं। इसे कहते हैं फॉलो अप प्रोसीजर या फॉलो अप एक्शन। कोई भी इश्यू सामने आए तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये फॉलो अप प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट 9, टू नेगेटिव कंफर्मेशन रिटर्न्ड विदाउट एनी कमेंट मेड बाय कस्टमर्स। नेगेटिव कंफर्मेशन का जवाब आ गया। अच्छा, असली तौर पे जवाब नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब भेज दिया, रिप्लाई कर दिया। हाँ, उसमें इशू कोई नहीं रेज किया, इसका मतलब बैलेंस एग्री होता होगा। हाँ, हमने लिखा होता है कि अगर कोई मसला है तो फिर रिप्लाई करें। अब उन्होंने रिप्लाई कर दिया, मसला कोई नहीं बताया। बताइए क्या सोचे हम, ये कि कोई ना कोई मसला है तभी उन्होंने रिप्लाई किया है, लेकिन मसला क्या है शायद ये नहीं बता पाए। या ये सोचे कि इनको पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क ही नहीं पता, हमने तो ये कहा था रिप्लाई ना करो, इन्होंने एग्री करके साइन करके रिप्लाई कर दिया, ये समझे शायद कि रिप्लाई करना था। मेरे ख्याल में तो यहां पे यही हमें सोचना चाहिए कि इस पार्टी को नेगेटिव कंफर्मेशन का पता ही नहीं था। क्योंकि देखें, अगर कोई ना कोई डिफरेंस होता तो क्या हमें वो कंफर्मेशन में बताता ना, रिप्लाई में बताता ना जी। एक मिनट ठहरिए जी, भैया क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ऊंची बोलिए। इतनी तो चले, आपके जहन में क्या पॉइंट आया डिसएग्रीमेंट का, तो फिर यहां पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर यही बता दें। एक मिनट, भैया एक मिनट ठहरिए, यही बता दें क्या प्रोसीजर। अगर ये डिसएग्रीमेंट का केस एज्यूम करें, क्या प्रोसीजर होंगे, दोबारा सेंड कर लेंगे इनको। चलें ठीक है, ये लिख सकते हैं, वरना मेरे ख्याल में उसका रिप्लाई नेगेटिव का आना नहीं चाहिए था उसने, लेकिन कर दिया। लेकिन उसने डिसएग्रीमेंट कोई नहीं रखा, इसका मतलब बैलेंस एग्री करता है। नहीं, एग्रीमेंट किया ना, जब उसने वापस भेज दिया और कोई एक्सेप्शन वहां पे आइडेंटिफाई नहीं की, साइन करके भेजा होगा ना, तो उसका मतलब बैलेंस एग्री कर गया। अगर उसने वो उस वक्त पर कमेंट किया अमाउंट ऑफ सेल पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, लेकिन अदर जी 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 फिर उसको तो एड्रेस कर सकते। अगर उसने इसमें अमाउंट के ऊपर कोई कमेंट ना किया होता, लेकिन किसी दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमने कंफर्म करवाई है, जैसे क्रेडिट टर्म्स वगैरह, क्रेडिट पीरियड वगैरह, तो फिर उसके ऊपर हम अपना एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते क्या करना। तो 9 में याद रखें कि उसने चूंकि कोई कमेंट नहीं किया, इसका मतलब यह है कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। डेटर का कोई कमेंट ना करना, इसका मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट नहीं है। 10, वन नेगेटिव कंफर्मेशन रिटर्न स्टेटिंग दैट द कस्टमर ओव्ड मोर देन द बैलेंस शोन। नेगेटिव कंफर्मेशन आई जिसमें कस्टमर क्या कह रहा है कि मैंने ज्यादा पैसे देने हैं। कौन सा है, डिसएग्रीमेंट एक्सेप्शन, क्लाइंट से रिकंसिलिएशन पूछेंगे। 11, one negative confirmation returned stating that the balance was correct but asking for an extension of credit terms। जी, उसने कहा कि जी क्रेडिट टर्म्स में एक्सटेंशन, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, क्रेडिट पीरियड मेरा इंक्रीज कर दीजिए, प्रोविजन आएगी। 12, वन नेगेटिव कंफर्मेशन रिटर्न स्टेटिंग सू अस, कहता भाई पैसे ले सकते हो तो ले लो, तो ये क्या है, ये प्रोविजन, करेक्ट। चलिए 2 की सिचुएशन क्लियर हो गई आपको। चलिए 3 भी आइए, क्या लग रहा है हमें केस स्टडी है, तो फिर रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। इवेल्युएट द अबव सिचुएशंस एंड डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। कह रहे हैं सिचुएशन को इवेल्युएट कीजिए और कोर्स ऑफ एक्शन बताइए कि आप क्या करेंगे। ये इवेल्युएट द सिचुएशन का क्या मतलब होता है मेरे भाई, इवेल्युएट द सिचुएशन का मतलब, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो तो हम बता देंगे आइटर ने क्या करना है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, ये बताया था मैंने कभी, नहीं याद जी भाई, इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना। क्या एक्सप्लेन करना,
उस सिचुएशन को डिस्कस करना है। चैप्टर 4 में बताया था, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझाई थी ना। चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में क्या कहा था? पहला स्टेप क्या करना होता है? देखना होता है मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन है, कौन सा इशू है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? उसका मटेरियल या परवेसिव या इमटेरियल डिसाइड करना। और ये पहले दो स्टेप्स इन्हें कहते हैं वैल्यूएट द सिचुएशन। मटेरियलिटी के बारे में डिसाइड करना और इशू डिस्कस करना कि मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन वगैरह है कि नहीं है, ये होता है वैल्यूएट द सिचुएशन। करेक्ट 3 में, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ मैकेनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड MEL which provides mechanical parts to different industries. Draft financial statement for the year ended 30th December 2016 show profit before tax of rupees 150 million. 2015 में 200 million था and total assets of rupees 1.2 billion. Last year 1.1 billion था। बताइए क्या हम पिछले साल की फिगर्स को यूज करेंगे मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए या इस साल की फिगर्स को? इस साल की फिगर्स को, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यूज करेंगे बेंचमार्क के तौर पे या टोटल एसेट्स को? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। प्रेजेंटली फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसीडरेशन। ये मैटर्स अंडर कंसीडरेशन है। कौन से? एम MEL हैज रिकॉग्नाइज्ड ए लेट पेमेंट सरचार्ज ऑफ रुपीज 2.5 बिलियन ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। 2.5 बिलियन उन्होंने लेट पेमेंट सरचार्ज एग्री किया, रिकॉर्ड किया है गवर्नमेंट एजेंसी से। यानी कोई पेमेंट करनी थी, गवर्नमेंट ने नहीं की, लेट होने की वजह से सरचार्ज किया 2.5 बिलियन। लास्ट ईयर द ऑडिट रिपोर्ट वाज क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉग्निशन ऑफ लेट पेमेंट सरचार्ज। इसकी वजह से पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड हो गई थी। मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैव कन्वेड देयर विलिंगनेस टू पे रुपीज 2 बिलियन इंस्टेड ऑफ रुपीज 2.5 बिलियन। क्लाइंट क्या कह रहा है हमें कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने हमें बताया है क्या 2.5 बिलियन नहीं 2 बिलियन पे कर देंगे। एंड हैज प्रोवाइडेड यू ए रिटन रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेड अमाउंट। और हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन दी। अच्छा, किसने दी है रिप्रेजेंटेशन? गवर्नमेंट ने कि मैनेजमेंट ने? मैनेजमेंट ने, क्लाइंट ने। MEL however wants to preclude you from sending a confirmation to the relevant agency. MEL चाहती है कि आप confirmation letter send ना करें। बताइए, जब कभी मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है confirmation letter send ना करो, हमने क्या देखना होता है? पहली बात तो ये लिखेंगे reasonable justification देखेंगे। गिवन सिचुएशन में बताइए आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन लग रही है कि नहीं? कितने स्टूडेंट को रीजनेबल जस्टिफिकेशन लग रही है? कितनों को रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं लग रही? और बाकी कौन स्टूडेंट है? जिंदा लाशें। बाकी कौन स्टूडेंट है? जिंदा लाशें। अब देखिए, इसमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल में है, क्योंकि हमने जब ये कंसेप्ट पढ़ा था कंफर्मेशन का, रीजनेबल जस्टिफिकेशन की 2 एग्जांपल उसने दिए थे। पहली एग्जांपल, जब कोई डिस्प्यूट हो या ऑनगोइंग निगोशिएशन हो, तो इसमें इनकी कोई निगोशिएशन चल रही है आपस में, तो लग रहा है कि ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, फिर क्या करेंगे? रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना भी होती फिर भी हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ देखते हैं कि एविडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, फिर भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना। बताइए, इस सिचुएशन में सबसे अहम क्वेश्चन, इस सिचुएशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट एविडेंस है? नहीं है। इंटरनल है? नहीं। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं। हमें कोई अदर एविडेंस भी ऑब्टेन करना चाहिए। क्या एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए अदर? लॉयर्स तो लिटिगेशन में आते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटी, हम उन्हें कहेंगे भाई वो लेटर जिसमें उन्होंने कहा हम 2 बिलियन पे कर देंगे, वो लेटर दिखाओ हमें। वो लेटर देखेंगे। और एविडेंस क्या हो सकता है? एग्रीमेंट जिसके मुताबिक कैलकुलेशन हुई होगी लेट पेमेंट सरचार्ज की, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ होगा ना जिसमें लिखा होगा कि अगर हमने पेमेंट ना की हर महीने आपको 10% सरचार्ज देंगे। एग्रीमेंट ले लेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ईयर एंड के बाद देखेंगे कि कैश कितना रिसीव हुआ।
भाई समझ आया? लेट पेमेंट सरचार्ज रिकॉर्ड किया क्लाइंट ने, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरीफाई करेंगे? समझ आया? एक हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा, दूसरा लेटर देखा गवर्नमेंट का, और तीसरा ईयर एंड के बाद पेमेंट देखी गया। अच्छा, जो जीरो, ये तो हो गया 2 मिलियन को वेरीफाई कर लिया। जो ऊपर वाला 0.5 मिलियन है, जो उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, राइट ऑफ करना पड़ेगा। कुछ समझ आया ये क्वेश्चन? पिछले साल क्वालिफाइड ओपिनियन था, उसका क्या होगा? वो अगर हमसे रिपोर्ट पे इफेक्ट पूछ रहा होता ना, उस वक्त हम बताते हैं उसको कि पिछले साल की, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया तो हम बताते हैं अदर मैटर पैराग्राफ में जी। लेकिन वो उसने नहीं पूछा। पिछले साल के क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट जो है वो इस साल की रिपोर्ट पे आता है, लेकिन उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा जी। नहीं, डेफर्ड टैक्स का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं लगता। बी भी आ जाए, नहीं पूछा हुआ उसने डेफर्ड टैक्स। नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट पूछा ही नहीं उसने, क्लियरली लिखा हुआ है बी। कह रहा ड्यूरिंग द ईयर MEL हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू नताशा प्राइवेट लिमिटेड NPL एट ए लॉस ऑफ ₹20 million. The building was purchased at a cost of ₹80 million 7 years ago and was depreciated at the rate of 5% per annum on straight line basis. The minutes of the meeting of the board of directors at which the sale was approved indicate that a director of MEL holds 20% shares in NPL. एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी में 20% से ज्यादा शेयर्स। एसोसिएटेड, ये तो लॉ का कंसेप्ट है। ऑडिट में इसके लिए क्या लफ्ज है? रिलेटेड पार्टी। शाबाश। However, the minutes also indicate that he did not vote on the transaction due to conflict of interest. ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है ना कि वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट ना करे। इस केस में दो इश्यूज है। एक तो डेप्रिसिएशन रेट सही नहीं है, एस्टिमेट सही नहीं है। ये कैसे पता चला एस्टिमेट सही नहीं है? क्योंकि लॉस है, सिग्निफिकेंट लॉस या प्रॉफिट होना डिस्पोजल पे गलत डेप्रिसिएशन को इंडिकेट कर रहा होता है। और दूसरा इशू क्या है मेरे भाई? ये भाई जो एंड पे सर पकड़ के बैठे थे शुरू, जी भैया बताइए दूसरा इशू क्या है इस क्वेश्चन में? भाई बता दे, आप सारी बातें छोड़ दें, आप ये बता दें क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस हो रहा है। और कोई नहीं बोलेगा जी। 3 का पार्ट बी। शाबाश। तो मुझे बताइए, इसमें एक इशू तो उन्होंने ये बता दिया डेप्रिसिएशन सही नहीं है, दूसरा इशू क्या है? रिलेटेड पार्टी का। अभी तो बोला है रिलेटेड पार्टी का। हाँ अच्छा, आपने इसलिए नहीं बताया कि मैंने पहले बोल दिया था। चलो ठीक है भाई। मैं दो इश्यूज हैं, एक डेप्रिसिएशन इंश्योर करना है हमने कि यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट सही हो, और दूसरा क्या इंश्योर करना है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज हुई हो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज हुई हो जी। वोट नहीं किया, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है ना जो उसने पूरी की है। उसके वोट करने या ना करने से ऑडिट में कोई असर नहीं पड़ता। हमने तो ये देखना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। हम ये देखेंगे ऑडिट में कि क्या इसको एप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करके डिस्क्लोज कर दिया गया कि नहीं। ये आपको पहले बताया हुआ कि नहीं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना होता है। वही देखिए, वोट वाले का ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लीगल रिक्वायरमेंट जी। नहीं, हाँ क्लियरली नहीं बताया। तो आपके ख्याल में इस लाइन से हमारे ऑडिट का कौन सा कंसेप्ट इफेक्ट होता है? However, the minutes also indicate that he did not vote on the transaction due to conflict of interest. उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है ऐसी जो इस सिचुएशन से लिंक कर रही हो? हाँ, तो वो कह रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर दिया मैंने। अगर तो वो कहता है कंप्लाई नहीं चले, फिर आप ये भी कहते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड इंटेग्रिटी का इशू है। अगर वो कहता कि वोट उसने हिस्सा लिया है, लॉ की वायलेशन की है, कह रहे लॉ की वायलेशन भी नहीं की, तो इसमें दो बड़े इश्यूज कौन से हैं? रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन और दूसरा
डेप्रिसिएशन सही ना। इससे मैनेजमेंट के अंदर का डिस्प्यूट कहां से शो हो रहा है? लॉस मेकिंग बिल्डिंग सेल हुई है तो उसने वोट भी नहीं किया तो उसमें डिस्प्यूट हो गया। क्या उसे डिस्प्यूट वोट करना चाहिए था? तो सही किया ना करके वोट। लॉ की आपने वो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हुई, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। नहीं कुछ समझ नहीं आया हमें, उसे बाहर चले कोई बात ना। पहले कौन सा सारा ऑडिट हमें समझ आ गया, ये पॉइंट भी सही जी। चलिए, ये टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो टेस्ट स्टेट में तो पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में उसने इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट भी पूछा होता तो हम एक दूसरी हेडिंग भी लिख दे, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, और उसमें बताते इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है कि अगर ये जो हमने उसे डिस्क्लोजर कहा है इंक्लूड करो वो नहीं करता, या हमने जो एडजस्टमेंट कहा है 0.5 बिलियन की पार्ट 1 में वो रिवर्स नहीं करता तो रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, फिर रिपोर्ट पे इफेक्ट भी बताते हैं। लेकिन गिवन क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? उसने क्लियरली कह दिया इफेक्ट ना बताना मुझे। तो अगर इफेक्ट बताएंगे चाहे सही भी हो नंबर नहीं मिलेगा। और की क्वेश्चन जी। इन्वेंट्री कंट्रोलर, स्टोर कीपर, वेयर हाउस मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर, ये एक ही चीज होते हैं। इनके जिम्मे होता है कि जी हमारी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उनको बस संभालना है इन्होंने। रिकॉर्ड नहीं, ये एक ही टर्म है। इसमें अगर क्वेश्चन में उसने आपको डिस्क्राइब नहीं किया कि किसकी क्या ड्यूटी है तो इनमें ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाज़-औक़ात एक टर्म यूज करता है फाइनेंशियल कंट्रोलर, ठीक है, तो हम इसे सीएफओ का अल्टरनेटिव समझते हैं। हाँ चले, अच्छा जो परसों का टेस्ट था वो भी अब डिस्कस। अब मुझे ये बताइए आपके प्रीवियस जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट 8 तक सारे डिस्कस हो चुके हैं, आपको वापस भी मिल चुके हैं? कौन सा टेस्ट नहीं? टेस्ट 8 अभी वापस नहीं मिला आपको, दूसरे वापस मिल गए। चलिए टेस्ट 8 सिर्फ पेंडिंग है। टेस्ट 9 जो है इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको कल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और 1-2 दिन तक उसकी भी डिस्कशन इसी वीक में इंशाल्लाह हम कर लेंगे, ठीक है। कल के लिए आपकी कोई होम असाइनमेंट नहीं है क्योंकि कल का लेक्चर जो है वो हमने उसमें 2 सिस्टम कवर करने हैं। इन्वेंट्री का भी आधा, क्योंकि इन्वेंट्री का सिर्फ हमने स्टॉक काउंट इंस्ट्रक्शंस पढ़े कंसेप्ट, इन्वेंट्री का दूसरा कंसेप्ट आता है, और एक फिक्स एसेट का, ठीक है। वैसे तो हम उसको एक ही सिस्टम समझते हैं इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट, लेकिन थोड़ा सा उनमें फर्क है। तो कल के लेक्चर इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कल के लेक्चर में हम रीजनेबल स्पीड के साथ, कोई ज्यादा भागम भाग ना हो, उसको कवर कर लें। इसीलिए कल के लेक्चर में कोई होम असाइनमेंट आपको नहीं दे रहा। हाँ, जो पहले होम असाइनमेंट दी थी परसों आपको, कितने क्वेश्चन दिए थे? 10 क्वेश्चन। चले अपने सामने रखे असाइनमेंट, और सबसे पहले बताइए कौन सा क्वेश्चन था? 4, थर्ड तो नहीं था, 4 था। हाँ 4, फ्लावर लिमिटेड वाला, फ्लावर एनी टाइम्स। पिछले 3 जो वॉल्यूम 1 के, वॉल्यूम 2 के पहले 3, 3, 5 और 20 ये डिस्कस नहीं हुए, ये डिस्कस नहीं 3, 5 और 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। फिर अब तरतीब से हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3, 5, 20 भी, और जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन थे जो परसों दिए आपको असाइनमेंट, वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए कोई प्रॉब्लम। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो लिस्ट 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल that an auditor would normally carry out on dispatch and sales system and explain the reason for each test। 2 चीजें पूछ रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रीजन फॉर ईच टेस्ट।
इसका मतलब यह है क्वेश्चन में हमने गुड कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना है, वीक कंट्रोल्स को नहीं। वीक कंट्रोल्स अव्वल तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई वीक कंट्रोल आता भी है हमने उसको इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट में सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल कह रहा है, वीक कंट्रोल आइडेंटिफाई करने को कह ही नहीं रहा। अच्छा, फिर इसके बाद रीजन भी मांग रहा है कि हर टेस्ट की रीजन भी बताओ मुझे। रीजन क्या होगी भला उसकी? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। रीजन क्या होगी? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, उस कंट्रोल का जो हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें वीक कंट्रोल्स ढूंढने हैं कि गुड कंट्रोल्स? टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो नहीं भी परफॉर्म होगा ना। मेरे भाई ने किया है क्वेश्चन जी किया, तो बताइए इसमें से क्या कंट्रोल आपको नजर आया? कौन सा? कोई एक बता देना मुझे। भाई मेहरबानी जल्दी बता दे यार, टाइम कम है। अच्छा, उधर में से सोल्यूशन मैंने लिखा था, आपने अपने सोल्यूशन पे एतबार नहीं है? हाँ, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो लिखा जाता है डिस्पैच करने से पहले, ये कंट्रोल है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, क्या टेस्ट डाटा? इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? कंफर्म करेंगे अप्रोप्रिएट गुड कस्टमर को डिस्पैच हो रही है। भाई यही तो पूछ रहा है कि कैसे कंफर्म करोगे? कंट्रोल के आगे कंफर्म चेक करके टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं बनता। ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? कि चीजें डिस्पैच करने से पहले कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन कार्ड इंस्पेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जी, और क्या है इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल? आपको कोई और इसमें अच्छा कंट्रोल मिला? कंट्रोल बता दीजिए क्या मिला आपको इसमें? जीडीएन प्री नंबर्ड है। हाँ बिल्कुल, जीडीएन प्री नंबर्ड है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? न्यूमेरिकल सीक्वेंस इंस्पेक्ट करेंगे जीडीएन का, ठीक है। या अगर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है तो उसमें एक नेक्स्ट फेक डमी जीडीएन क्रिएट करके देखेंगे इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर एलोकेट होता है कि नहीं होता। और क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भाई, और क्या कंट्रोल है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? जी अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही। गुड डिस्पैच नोट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? कंट्रोल तो ये है ना कि जो गुड डिस्पैच, ये बता कौन सा रहे हैं? नंबर बताइए, नंबर बताइए भाई। डिस्पैच एंड सेल सिस्टम में नंबर बताया ना, 1 2 3 4 5, 4 नंबर। कह रहा है काउंट स्टाफ एंटर्स गुड डिस्पैच इंफॉर्मेशन ऑन टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, जीडीएन इज साइंड। कि वो इंफॉर्मेशन एंटर करता है सिस्टम में और जीडीएन को साइन करता है। तो हमने देखना क्या जीडीएन सारी की सारी साइन हुई है कि नहीं। ये अच्छा कंट्रोल, जीडीएन का साइन होना अच्छा कंट्रोल है ना। कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे? जीडीएन का सैंपल सेलेक्ट करके सिग्नेचर देख लेंगे जी। कंट्रोल क्या है जिसको चेक करना, पहले ये बताइए। साइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो जो मैच करना के सही प्राइसेस पे है कि नहीं, वो नेक्स्ट है 5। द कंप्यूटर सिस्टम प्रोड्यूसेस द सेल इनवॉइसेस विद रेफरेंस टू इन्वेंट्री मास्टर फाइल फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स एंड प्राइसेस। कह रहा है प्रोडक्ट की डिटेल और प्राइस मास्टर फाइल से उठाता है। मेंटेन्स द सेल्स डे बुक एंड द रिसीवेबल लेजर। उसके बाद सेल्स डे बुक और रिसीवेबल लेजर में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है। रिसीवेबल कंट्रोल काउंट इज बैलेंस्ड बाय द कंप्यूटर, और कंप्यूटर रिसीवेबल कंट्रोल काउंट को भी बैलेंस कर देता है। इसमें कंट्रोल्स क्या है कि जो सिस्टम इनवॉइस में प्राइसेस उठाता है वो सेंट्रल फाइल से उठाता है, ये भी एक कंट्रोल है। और एक और कंट्रोल भी है क्या, कि हमारी रिकंसिलिएशन बनती है कंट्रोल काउंट के साथ सब्सिडी लेजर के। अब प्राइस सही उठाई जा रही है कि नहीं, इसका क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा? यहां पे टेस्ट डाटा यूज करेंगे, एक डिफरेंट प्राइस एंटर करके देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है कि नहीं। अगर होती है तो कंट्रोल वीक है, अगर सिस्टम रिजेक्ट कर देता है उसको कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है।
रिकंसिलिएशन का टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे देखेंगे? रिकंसिलिएशन सैंपल बेस से रिकंसिलिएशन को सेलेक्ट करके देखेंगे कि किसी के अप्रूव किया है कि नहीं। जी जी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड वाला जो कंट्रोल बताया है, ऑब्जर्व करने से तो कंट्रोल ठीक ही होगा। आपके पास कोई दूसरा कंट्रोल है बेहतर, डमी बंदे को भेज दें, कस्टमर बना, ऐसे करके देख लें, ठीक, ऐसे करके देख लें कि क्या वो उसको रिजेक्ट कर। लेकिन अगर वो उसको रिजेक्ट कर भी देते हैं तो आपको अगर एविडेंस मिल जाता है कि ठीक है कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, हाँ ये ठीक है, ठीक है जी। और की क्वेश्चन 3 में जो बेसिक क्लासिफिकेशन है क्वेश्चन की, वो आपने नोट करनी है कि हमसे कंट्रोल वीकनेस नहीं पूछ रहा, हमसे वो पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बताओ। हमसे क्या पूछ रहा है? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ढूंढो, इसमें से उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ क्या है। तो हमने कंट्रोल वीक अगर इसमें कहीं आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करना। सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी, फ्लावर और आगे एक मारिया वाला भी है, 9 भी। क्वेश्चन 4 और 9 दोनों में कह रहा है कि मुझे बताओ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है। दोनों में हमने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चन पढ़ के, कि इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कौन कौन से कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं, वीक कंट्रोल नहीं ढूंढने। और 9 में कह रहा है कि इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताओ, ठीक है, कंट्रोल्स भी बताओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ इंटरनल कंट्रोल बताओ कौन सा एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 किसी स्टूडेंट ने किया है? कितने स्टूडेंट ने किया? शाबाश। तो बताइए, इसमें 2 रिक्वायरमेंट है, एक है हमारी सेल्स ऑर्डर के हवाले से और दूसरी है कलेक्शन ऑफ कैश। कलेक्शन ऑफ कैश वाला पॉइंट तो पेंडिंग कर ले, कैश सिस्टम अभी हमने नहीं पढ़ा। सेल्स ऑर्डर के हवाले से बताइए कोई कंट्रोल नजर आया आपको? भैया आप बताइए, कोई कंट्रोल नजर आया आपको पीछे जो बैठे हैं? हाँ जी, कि अप्रूव करने से पहले इन्वेंट्री चेक करनी चाहिए, ठीक है। और क्रेडिट लिमिट भी क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है, तो हम कहेंगे फिर कंट्रोल ये है कि आपको ऑर्डर अप्रूव करने से पहले क्रेडिट लिमिट भी देखनी चाहिए। और सेल्स ऑर्डर वगैरह जो जनरेट हो रहे हैं इनकी प्री नंबरिंग भी देखनी चाहिए, ठीक है। रेट जो यूज किए जा रहे हैं वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए। ये सिस्टम जितना उसने सिस्टम बताया उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हमने पढ़े हैं बता देंगे। जितना सिस्टम उसने बताया है उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं वो हम बता देंगे। ये समझ आया क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं करनी, गुड कंट्रोल्स बताने हैं। और कंट्रोल क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएंगे? कंट्रोल अलग चीज है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग चीज है। यहां पे उसने क्या पूछा है? कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और बात तकरीबन एक ही बनती है क्योंकि कंट्रोल से ही हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोल की स्टेटमेंट डिफरेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट डिफरेंट है। कंसेप्ट एक ही है दोनों में, जो कंसेप्ट 3 में है वही 4 में है। दोनों में सिस्टम बता के हमें कह रहा है इसमें से जो कंट्रोल्स है वो आइडेंटिफाई करो। 4 में कह रहा है सिर्फ कंट्रोल्स बताओ, और 3 में क्या कह रहा है कि सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ। और क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि मुझे कंट्रोल्स भी बताओ और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी बताओ। भाई फर्क समझ आया? 4 ये 3, 4 और 9 का क्या नहीं आया? ठीक है। बेसिक जो कंट्रोल की केस स्टडी होती है वो 2 तरह की होती है, या तो वीकनेस पूछता है, वीकनेस को डिस्कस कर रहा होता है, या स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहा होता है। ये तीनों क्वेश्चन स्ट्रेंथ के। एक में कह रहा है मुझे कंट्रोल्स बताओ इस सिस्टम में क्या होने चाहिए, दूसरे में कह रहा है मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ क्या होने चाहिए, और तीसरे में कह रहा है दोनों बताओ। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमें कंट्रोल्स आते हैं तो इसका मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आते हैं इसका कंट्रोल भी आते हैं, दोनों इंटरलिंक्ड है।
जी जी हाँ बिल्कुल, वो हमने जब उसको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में या 4 में या 9 में, तो उसे वही कंट्रोल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताने हैं जो क्वेश्चन में डिस्कस हो रहे हैं, वो नहीं बताने जो हमने लैदा से पढ़े हुए हैं। वो तो रटे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। उस सिस्टम के हवाले से माइट एक्सपेक्ट कह रहा है ना, जो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको लग रहा है कि होना चाहिए। एक मिनट है नहीं भैया, ये कंसेप्चुअल एरर है। भाई का ये ख्याल है, कह रहा है विच यू माइट एक्सपेक्ट, जो आपके ख्याल में होने चाहिए। किस क्वेश्चन में है ये? 4 में। तो क्या इसमें इस सिस्टम में जो कंट्रोल्स होने चाहिए हमें वो बताने चाहिए कि पूरे सेल्स सिस्टम में इसके अलावा भी अगर कंट्रोल्स हैं वो भी बताने चाहिए सिस्टम के अंदर? जैसे अगर वो कोई कैश सेल्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, हमें उसकी तरफ बात नहीं लेके जानी चाहिए। अगर वो ऑटोमेटेड सिस्टम की बात कर रहा है तो फिर हम कंट्रोल्स को ऑटोमेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। मैनुअल की बात कर रहा है तो मैनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, सारे कंट्रोल्स नहीं बताएंगे। वरना मुझे खुद जरा थोड़ा सा सोचिए, गुस्से से ना देखिए मेरे भाई, मुझे थोड़ा सा सोचिए कि अगर उसने हमसे सारे कंट्रोल्स पूछने होते तो ये केस स्टडी बना के क्यों देता? हमसे सिंपल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछना कि बताओ एक टिपिकल सेल सिस्टम में क्या कंट्रोल होने चाहिए। फिर उसका क्वेश्चन ऐसे होता है, एक टिपिकल सेल सिस्टम में कि आपने ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए, उसमें मैं खुली छुट्टी होती है कि जितने मर्जी कंट्रोल जो मर्जी बता दे। लेकिन जब केस स्टडी में वो हमें इंफॉर्मेशन दे के पूछ रहा है, आप देखें, नोट कीजिए, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल यू माइट एक्सपेक्ट टू सी इन द सेल सिस्टम एट फ्लावर्स एनी टाइम। इसको अंडरलाइन करें। क्या कह रहा है? कौन से वाले बताओ मुझे कंट्रोल? जो इसके हैं, फ्लावर्स के, वो किसी और सिस्टम के नहीं बताने। समझ आ रही है आपको? खास तौर पे उसने लिंक कर दिया, उसने कहा कंट्रोल्स मुझे बताओ जो इसमें है, जो गिवन है। शाबाश। नहीं नहीं, एक मिनट है, तसल्ली हो गई? क्या चीज? ऑथोराइज्ड। लेकिन क्वेश्चन में लिख रहा है ना कि रेट वो सेट करता है कहीं से, रेट लिस्ट मेंटेन हो रही है। क्वेश्चन में जिक्र है इसका? कहां जिक्र है भला इसका? आर द प्राइसेस ऑफ, हाँ जी, credit limits are set by the credit controller according to standard formula and are automatically applied by computer system as are the prices of flowers। कि prices of flower भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेलेक्ट करता है। हमें देखना तो चाहिए जो उन्होंने मास्टर डाटा में प्राइसेस सेट की हुई है वही सेलेक्ट कर रहा है कि डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे हमने सारी डिस्कशन से हम किस नतीजे पे, अगर वो बात समझ आ गई तो डिस्कशन हमारी जो है वो काम आ गई, वरना टाइम जाया हुआ। क्या कि जब उसने हमें इंफॉर्मेशन दी और कहा हो कि बताओ इस सिस्टम में कौन से कंट्रोल्स होंगे, तो हमने इस सिस्टम के कौन से कंट्रोल्स होंगे वो बताने हैं, ओवरऑल नहीं बताने, वो रटे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात जी? 4 हो गया जी मेरे भाई। रिसीट प्रोसेसिंग रिकॉर्डिंग, इनको लैदा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, लेकिन हम जब आइडेंटिफाई करेंगे कंट्रोल्स को तो हमें अलग-अलग आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये रिसीट वाला, ये प्रोसेसिंग है, ये रिकॉर्डिंग वाला है। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 लिखें और आगे छाप दें। ठीक हो गया? ये सारे के सारे ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर से रिलेट कर रहे हैं। चलिए, अच्छा 4 के साथ 9 भी हो गया कि 9 को दोबारा से पढ़ लें? 9 भी मिलता जुलता था ना, इसीलिए रेफर करवाया था। नहीं, 9 नहीं समझ आया हमें। हाँ, सिस्टम डिफरेंट है, वो नेचर सेम है, उधर भी गुड कंट्रोल, इधर भी वही। तो सिस्टम में से बताइए आपको कोई अच्छा कंट्रोल नजर आ रहा है? मुझे जो एक चीज नजर आ रहा है, मैं चूंकि पढ़ के आया हूं, हाईलाइट कर लिया, आप तो आधा घंटा लगा देंगे। और मुझे एक लग रहा है कि हर एम्प्लॉय, ये पेरोल सिस्टम है, हर एम्प्लॉय को यूनिक नंबर एक्सेस कार्ड दिया गया है। ये अच्छा कंट्रोल है। इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? एंड चेक एम्प्लॉय। इससे तो ये कह रहा है नंबर इशू करो, नंबर जो इशू किया है सेलेक्ट करो और एम्प्लॉय को चेक करो। इससे तो ये पता चलेगा कि घोस्ट एम्प्लॉय तो नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं। यूनिक नंबर साइन किया गया, ये कैसे पता चलेगा? सिस्टम में हम इंस्पेक्शन कर लेंगे कि कोई नंबर डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा।
या कोई मिसिंग तो नहीं है दरमियान में। ये एक तरह से प्री नंबरिंग वाला मिलता जुलता कंट्रोल है। ठीक, हाँ जी। अगर ये आपको नहीं भी लग रहा कि कंट्रोल अच्छा है, कोई बात नहीं, आगे और कंट्रोल हैं, काफी कंट्रोल है। एक है कि जी डाटा जो है हर डिपार्टमेंटल हेड को, रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को सेंड किया जाता है आज कंफर्म करने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉयज ने कार्ड स्वाइप किया, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा कार्ड भी तो स्वाइप कर सकता है। इसका उन्होंने एक क्लास ये निकाला कि जो भी आवर्स वर्कड होंगे रेलिवेंट डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे कि हेड उनको अप्रूव करे। तो ये कंट्रोल है अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट। कंट्रोल क्या है? अप्रूवल ऑफ रेलिवेंट डिपार्टमेंट। कंट्रोल है कि नहीं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? इंस्पेक्ट कर लेंगे आवर्स वर्कड में अप्रूव किया गया कि नहीं। फिर आगे कह रहे हैं ओनली द पेरोल मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट आर ऑथोराइज्ड टू इनपुट द डाटा कंफर्म्ड बाय डिपार्टमेंट। जो डाटा कंफर्म करते हैं वो सिर्फ 2 बंदे ऑथोराइज हैं एंटर करने। ये अच्छी बात है कि गुड कंट्रोल है, वीक कंट्रोल है? गुड कंट्रोल है कि हर एक को उन्होंने ऑथोराइज नहीं किया हुआ। कैसे टेस्ट करेंगे? हम खुद एक्सेस करने की कोशिश करें। अगर हमने सिस्टम को एक्सेस कर लिया, डाटा इनपुट कर लिया, तो कंट्रोल वीक है। सिस्टम कैलकुलेट सैलरीज एंड अदर डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। जी, सिस्टम सैलरी को कैलकुलेट करता है डिडक्शन, तो इसमें तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जरूरत नहीं, सिस्टम करता है तो सही करता होगा, कंप्यूटर थोड़ी गलती करता है। इस पे भी हमें टेस्ट डाटा करके देखना, या मैन्युअली रिकैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं, या टेस्ट डाटा इनपुट करके देख सकते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है कि नहीं। टेस्ट डाटा हम वो यूज करेंगे जो वेरी हाई या वेरी लो सैलरी को प्रोसेस कर रहा हो, शो कर रहा हो। इसके बाद कह रहा है कि जब प्रिंट निकलता है तो फाइनेंस मैनेजर पे रोल को रिव्यू करता है पिछले साल के साथ कि अनयूजली हाई तो नहीं है। क्या ये भी कंट्रोल है? ये भी कंट्रोल है। बैंक ट्रांसफर लिस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, ये कंट्रोल है। भैया ना उठाए, सोया हुआ है, सोया रहने दे, उसे क्या टेंशन है आपको। 9 क्लियर हुआ? चले, तो 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 9 भी हो गया। अच्छा 5 भाई ठहर जाए, कल करें। अच्छा चले ठीक है। अच्छा बाकी कुछ इन्वेंट्री के क्वेश्चन है वो इजी हैं, लेकिन डिस्कस हमने जरूर करने हैं। कल के लेक्चर में शायद ये डिस्कस ना कर सके, कल का लेक्चर जो है वो लेंथ है। हाँ, परसों के लेक्चर में हम 15-20 मिनट में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये जिन स्टूडेंट ने ये असाइनमेंट नहीं की उनसे दरखास्त है कि असाइनमेंट कर ले भाई, और कुछ नहीं, आपकी मेहरबानी, कम से कम पढ़ रहे हैं और कंट्रोल्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, मेहरबानी है, इतना कर लेंगे ना। चले।